बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एक टॉपिक है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, या इसको आप कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, द्विघात समीकरण कैसे बनती है, इसका क्या स्वरूप है, पहले इसके बारे में देखते हैं। द्विघात समीकरण जो होती है, आपको मालूम है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यहाँ पर a अगर 0 के बराबर ना हो और a b c ये तीनों वास्तविक संख्याएं तो ये कहलाता है द्विघात बहुपद। इसको नाम कहते हैं, इसका नाम है द्विघात बहुपद। ठीक है। अगर इस द्विघात बहुपद को 0 के बराबर लिख दिया जाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पर a शून्य के बराबर ना हो, अर्थात x स्क्वायर का जो गुणांक है वो शून्य ना हो, और a b c ये तीनों ही वास्तविक संख्याएं हैं, तो इस समीकरण को कहा जाता है द्विघात समीकरण। अर्थात जो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होती है, जहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक a शून्य ना हो और a b और c तीनों वास्तविक संख्याएं हों, वे समीकरण कहलाती हैं द्विघात समीकरण। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी समीकरण को देखकर आप कैसे पहचानेंगे कि समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। जो भी समीकरण एक चर राशि में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होगी, जहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक a शून्य ना हो और a b c वास्तविक संख्याएं हो, वे समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब हमको देख के इसको पता लगाना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरलीकरण करेंगे। अगर ये समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में आ जाएगी, तब हम कह सकते हैं कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है, इसमें पहले आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड करेंगे। हम सभी को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे 1 है, तो इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर आप लगा दीजिए। ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे 1 है, प्लस b स्क्वायर, तो b के प्लेस पे 1 है, फिर 1 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू में आप देखिए ब्रैकेट खोलेंगे, यानी 2 का मल्टीप्लिकेशन x से भी होगा और 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 से भी होगा। तो जब आप 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 2x, फिर माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6 के इक्वल। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं इसको सॉल्व, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, फिर देन 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 इंटू 1 दैट इज 1 हो गया, इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब आप देखिए, अगर हम 2x को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो इसका जो आगे का साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर राइट हैंड साइड में 2x के पहले प्लस चिन्ह लगा है, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो इसको हम इससे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 2x, और माइनस से इसको जब आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
आपका बचेगा यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6। आप देख सकते हैं कि ये प्लस का 6 है और प्लस का 1 है, दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 6 और 1 आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये देखने में आपको इस रूप में नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बट इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर देख सकते हैं x में 0 मल्टीप्लिकेशन में है, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, 0 में 7 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 को एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0 के रूप में लिखा सकता है। अब ये जो सरलीकरण के बाद जो हमारी इक्वेशन आई वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, इसलिए हम कह सकते हैं जो दी गई समीकरण थी वो द्विघात समीकरण है। अब चूंकि उपरोक्त समीकरण एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, इसलिए उपरोक्त समीकरण एक द्विघात समीकरण है। उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से किसी भी समीकरण को आप देखकर पता लगा सकते हैं हल कर कि वो समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। इसी तरीके का एक दूसरा एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे सपोज दैट x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब आपको ये देखकर पता लगाना है क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले इसका हम सरलीकरण करेंगे, यानी ये दो ब्रैकेट जो x माइनस 2 एक्स प्लस 1 है इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसको एक तरफ करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ रही है। यदि इस रूप में आ रही है तो हम कहेंगे कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं, x माइनस 2 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए x को हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले x प्लस 1 से, तो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1, देन ये माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा x प्लस 1 से, तो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3, देन ये माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3, ये माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन हो गया एक्स प्लस 3 से। अब आप क्या करेंगे, ये जो x है x का मल्टीप्लीकेशन करेंगे x प्लस 1 से, तो इसके लिए पहले आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कि ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का मल्टीप्लीकेशन आप 1 से करेंगे तो ये आपका x आ जाएगा, फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब x से तो 2 इंटू एक्स मतलब 2x हो जाएगा, फिर माइनस 2 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस की मल्टीप्लीकेशन माइनस हो जाएगी, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, फिर x को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x का स्क्वायर, फिर प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x आएगा, फिर माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का x आएगा, फिर माइनस 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के तो माइनस प्लस माइनस और 3 इंटू 1 3 हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ x प्लस का है 1x और इधर x माइनस का 2x है, तो यहाँ पर प्लस का 1x और माइनस का 2x है, इसलिए 2x में से 1x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये आपका आएगा माइनस का x और देन ये माइनस 2। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं इधर प्लस का 3x है और ये माइनस का 1x है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 3 में से 1 को घटाएंगे 2 आएगा और चिन्ह हमेशा बड़े का लगता है यानी 3x का लगेगा तो प्लस आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3। अब आप क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड से तीनों जो टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म करेंगे, पक्षांतरण करेंगे,
तो यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और जब एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। जब कोई भी संख्या कोई भी पद को हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले आते हैं तो उसके पहले जो चिन्ह लगा होता है वो बदल जाता है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले प्लस चिन्ह था राइट हैंड साइड में, जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो ये माइनस का हो गया। इसी तरीके से प्लस का 2x को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 3 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहले माइनस का चिन्ह है, तो ये दोनों सेम क्वांटिटी है, ये भी एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है, बट एक प्लस का एक माइनस का है, तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ एक 1x है, इसके पहले माइनस है, और इधर 2x है, इसके पहले भी माइनस है, तो दोनों का सेम साइन है, तो इसलिए ये ऐड हो जाएंगे 2x और 1x यानी 3x होंगे, लेकिन इनके आगे साइन जो लगेगा वो माइनस का लगेगा। फिर आप देख सकते हैं ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 3 है, तो यहाँ पर 3 बड़ा है, इसके पहले प्लस का साइन है, 2 छोटा है, इसके पहले माइनस का साइन है, इसलिए बड़े में से छोटा माइनस करेंगे और बड़े के आगे का जो साइन है वो लगा देंगे, तो 3 में से 2 माइनस करने पे 1 आएगा, और 3 के पहले प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये जो समीकरण आई है इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो शून्य है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी आपने ऊपर देखा कि यदि कोई समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में हो, जहाँ पर a शून्य के बराबर ना हो, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य आ रहा है, इसलिए ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लिख देंगे चूंकि समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसी तरीके से हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब ये आपका है, इस समीकरण को आप देख सकते हैं, आपको बताना है कि क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले राइट हैंड साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूले से इसको विस्तार करेंगे यानी एक्सपेंड करेंगे। तो आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं a के प्लेस पे यहाँ पर x है और b के प्लेस पे यहाँ 2 है, तो आप ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, यानी पहले a का स्क्वायर यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab, a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे 2 है, प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसको x स्क्वायर से लिखेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x आएगा, फिर 2x का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, तो ये 4x आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो इसका मतलब ये 4 आ गया। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से तीनों टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतरित करेंगे, इससे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर को जब आप लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो इसके आगे का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर साइन प्लस का है, इधर आएगा ये माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस का 4x है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये प्लस का 4x हो जाएगा, इधर ये प्लस का 4 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3x है, ये भी प्लस का है,
और 4x के पहले भी प्लस का साइन है, यानी दोनों सेम साइन के हैं, तो इसलिए ये ऐड हो जाएंगे 4x प्लस 3x दैट इज 7x। और आप देख सकते हैं ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 4 है, इसलिए बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 4 में से 1 को माइनस करा 3 आया, और 4 के आगे बड़े के आगे साइन माइनस का है तो ये आ जाएगा माइनस का 3 = 0। अब इस समीकरण में भी आप देख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0x² प्लस 7x माइनस 3 = 0। इस समीकरण में जो x² का जो गुणांक है आप देख रहे हैं वो 0 है, क्योंकि यहाँ पर x² है नहीं, 0 × x², 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, इसका मतलब 0 × x² 0 हुआ, और 0 को जब 7x में ऐड करेंगे तो 7x आएगा माइनस का 3। तो आप देख सकते हैं इस समीकरण में x² का गुणांक 0 है, अर्थात यह समीकरण भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लिख देंगे चूंकि दी गई समीकरण को हल करने पर, दी गई समीकरण को हल करने पर x² का गुणांक 0 आता है, x² का गुणांक 0 आता है, इसलिए यह समीकरण भी द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो अभी आपने सीखा किसी भी समीकरण को देखकर आप कैसे पता लगाएंगे कि वो समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। अब आगे हम लोग सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, हल करके x का मान कैसे निकालते हैं। तो आप समझिए द्विघात समीकरण को हल करके s के हमेशा 2 मान निकलते हैं, वो दोनों मान इस द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है जिसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे एक समीकरण है 2x² माइनस 5x प्लस 3 = 0। आप इस समीकरण को देखकर ये समझ सकते हैं कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, जहाँ पर x² का गुणांक 2 है और यहाँ पर x² गुणांक 2, s का गुणांक -5 और अचर पद 3, ये तीनों ही वास्तविक संख्या हैं, इसलिए समीकरण द्विघात समीकरण है। इसको हल करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो गुणनखंड विधि के लिए सबसे पहले जो x² का गुणांक है और अचर पद है, इसको आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 और 3, x² का गुणांक आप देख सकते हैं 2 है, यानी x² का कोफिशिएंट 2 है, अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म आपका 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, ये 6 आएगा। अब इस 6 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है अचर पद के पहले, तो ध्यान रखना आपको जोड़ने पर x का गुणांक यानी 5 मिलना चाहिए और गुणा करने पर ये गुणनफल 6 आना चाहिए, यानी 6 को आपको इस तरीके से गुणनखंड करने हैं, इस तरीके से गुणनखंड करके उसको व्यवस्थित करना है कि अचर पद के पहले जो चिन्ह है वो प्लस है, इसलिए जोड़ने पर s का गुणांक यानी 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। तो हम सभी को मालूम है 6 के 2 गुणनखंड 2 और 3, अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होते हैं। 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, इसलिए जहाँ पर आपका ये 5 है उसकी जगह हम 2 + 3 लिख देते हैं और गुणा में ये x है प्लस 3 बराबर 0। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो चिन्ह अचर पद के पहले होगा वही इस ब्रैकेट में दोनों संख्याओं के बीच में होना चाहिए। अगर ये दोनों चिन्ह समान नहीं है तो इसका मतलब है आप गुणनखंड करने पर कहीं पर गलती कर रहे हैं, उसको सुधारिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आएगा, जबकि 2 और 3 का गुणनफल 6 आता है।
तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आप इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो पहले आप 2x² लिखेंगे, फिर देखिए ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होता है तो ब्रैकेट खोलने पर अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर 2 के पहले प्लस चिन्ह है, 3 के पहले भी प्लस चिन्ह है, तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। और ये x का गुणा 2 से भी होगा, s का गुणा 3 से भी होगा। तो आप देखिए यहाँ माइनस है, 2 के पहले प्लस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस की गुणा हो जाएगी, माइनस आ जाएगा, और 2 की गुणा x से होगी तो 2x आ जाएगा। फिर इधर आपका माइनस है, 3 के पहले प्लस का साइन है, तो प्लस और माइनस की गुणा माइनस होती है, इसलिए माइनस आएगा, और 3 की गुणा x से होगी तो 3x आएगा, और प्लस का 3 = 0। अब देखिए यहाँ पर 4 पद है, तो पहले 2 पद का एक ग्रुप बना लेंगे और लास्ट के 2 पद का एक ग्रुप बना लेंगे। देख सकते हैं आप 2x² और 2x, यहाँ पर 2 टर्म है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का रूल आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे 2x² है और यहाँ पर 2x है, तो 2x² को 2 × x लिख सकते हैं और 2x को 2 × x लिख सकते हैं। अब इनका हम HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालने देखिए ये 2 है, ये कॉमन उभयनिष्ठ है 2 × x, तो इसका HCF आ गया 2x, यानी कॉमन जो लेना है वो आपको यहाँ पर 2x लेना है। अब आप क्या करेंगे, इस 2x² को 2x से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर इस 2 को ये 2 कैंसिल कर देगा, x² को जब x से डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर पावर खत्म हो जाएगी, x बचेगा, फिर माइनस का 2x है यहाँ पर से, तो 2x को जब 2x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। या देखिए जैसे आपने 2x कॉमन ले लिया, तो 2x कॉमन लिया, 2 तो कॉमन ले लिया बाहर, x² था, x² का मतलब होता है x × x, तो 1x आपने बाहर निकाल लिया तो एक x अंदर बच जाएगा। यहाँ पर से 2x पूरा बाहर निकाल लिया आपने, तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब इसमें से आप देख सकते हैं 3x और 3 2 टर्म है, तो 3x को आप 3 × x लिखेंगे और 3 को 3 लिखा रहने देंगे। इन दोनों का जो आप HCF देखेंगे तो वो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम -3 लिख देंगे। अब ब्रैकेट लगाएंगे, अब चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ब्रैकेट हटाने पर या ब्रैकेट शुरू करने पर अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह अवश्य बदल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 आपने कॉमन लिया, यहाँ x बचा, ये माइनस बाहर था तो ये चिन्ह बदल जाएगा, और ये 3 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा। यानी इस 3x को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, और इस 3 को जब इस 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। अब दोनों में आप देखिएगा ये ब्रैकेट हमेशा सेम आएगा। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है इसका मतलब आपने कहीं पर गलती किया है। तो x-1 को आप कॉमन ले लेंगे दोनों में से। जब x-1 को कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट में बचेगा 2x और माइनस का 3 = 0। अब या तो x-1 0 के बराबर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं x-1 और 2x-3 के बीच में एक चिन्ह है जो लगा नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गुणे का चिन्ह। तो इन दोनों गुणनखंडों का जो गुणनफल है वो 0 है। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर दोनों में से एक की वैल्यू 0 होगी तभी उनका गुणनफल भी 0 हो सकता है। इसलिए या तो x-1 0 होगा या 2x-3 0 के बराबर होगा। अगर x-1 को हम 0 लेंगे तो इस 1 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो x = 1 हो जाएगा, और इधर से 2x = 3 को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। देन ये 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो आप देख सकते हैं जो s की ये 2 वैल्यू आई, x = 1 x = 3/2, वो इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे। तो आप लिख देंगे द्विघात समीकरण के मूल क्या है, द्विघात समीकरण के मूल 1 और 3/2 है। इस तरीके से किसी भी समीकरण का आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से गुणनफल विधि का एक सवाल हम और पढ़ेंगे। जैसे ये है 6x² - x - 2 = 0। अब देखिए इसमें आपको
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में समीकरण दे रखी है। यहाँ पर x² का गुणांक 6 है अर्थात a बराबर 6 हो गया। s का गुणांक यहाँ -1 है अर्थात b बराबर -1 है और अचर पद c बराबर -2 है। क्योंकि ये समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए ये समीकरण द्विघात समीकरण है। अब इसको हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको x² का गुणांक यानी 6 और अचर पद यानी 2, इन दोनों को गुणा कर लेना है। तो 6 और 2 को गुणा करेंगे, आपको पता है 12 आएगा। अब 12 के ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने हैं कि अचर पद के पहले माइनस लगा है तो घटाने पर x का गुणांक 1 है, 1 आना चाहिए। ठीक है, आपको 12 को इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करके व्यवस्थित करना है कि अचर पद के पहले माइनस है तो घटाने पर x का गुणांक 1 है तो 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो सबसे पहले हमको पता है 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 2 × 12, 2 × 6, 3 × 3। तो आप जान सकते हैं 12 के गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 3। तो हम 2 और 2 को गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 × 3। आप सबको मालूम है 4 और 3 को गुणा करने पर 12 आता है, जबकि 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हम x के साथ में 1 नहीं लिखा है, आप अगर समझना चाहें तो इसके साथ में 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या आती है। 1 को जब हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। अब आपको करना यह है कि 12 के गुणनखंड 4 और 3 को इस तरीके से लेंगे कि 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा और 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पर 1 के स्थान पे आपको 4 - 3 लिखना है और गुणे में x है -2 बराबर 0। आपको हमने बताया इस ब्रैकेट में जो चिन्ह है और अचर पद के पहले जो चिन्ह है वो दोनों समान होना चाहिए। आप देख सकते हैं दोनों चिन्ह समान है। दूसरी बात, 4 में से जब 3 घटाएंगे तो इसका गुणांक मिलना चाहिए, यहाँ इसका गुणांक 1 है वो मिल रहा है। अगर 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12 आएगा और आप देख सकते हैं अचर पद और x² के गुणांक का जो गुणनफल है वो भी 12 है, अर्थात आपका गुणनखंड सही है। अब हम ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो ब्रैकेट खोलने पर बाहर माइनस है इसलिए अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। 4 के पहले आप देख सकते हैं प्लस का चिन्ह है तो इसका चिन्ह माइनस का हो जाएगा। 3 के पहले माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये 6x², 4 के पहले प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस का हो जाएगा। 4 की गुणा x से होगी 4x। 3 के पहले माइनस का चिन्ह है ये प्लस का हो जाएगा 3x - 2 = 0। अब 6x² और 4x, यहाँ पर दो टर्म को एक साथ ले लेंगे, 3x - 2 को एक साथ लेंगे। 6x² और 4x का जो कॉमन है वो लेंगे। कॉमन निकालने के लिए आप देख सकते हैं 6x² के गुणनखंड 2 × 3 × x होंगे और 4x के गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4 और गुणे x। अब इनका जो हम HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा निकालते हैं तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको ले लेते हैं तो 2 × x यानी 2x आ जाता है। तो इनका जो कॉमन लेंगे वो 2x आ जाएगा। जो कॉमन लेते हैं 2x उससे इसको डिवाइड करते हैं तो 6 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 3 = 6 तो 3 आ जाएगा। x² को जब x से डिवाइड करेंगे तो 1x बचेगा माइनस, इसी तरीके से 4 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है और x को x से डिवाइड करेंगे x कैंसिल हो जाएगा तो ये 3x - 2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3x - 2 है तो 3x और 2, तो 3x को 3 × x लिखेंगे, 2 को 2 ही लिखा देंगे। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है अर्थात 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर इसका कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो हम यहाँ पे +1 लिख देंगे और चूंकि 3x को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 3x ही आएगा और 2 को 1 से डिवाइड करने पर 2 ही आएगा। आप देख सकते हैं ये दोनों ब्रैकेट में 3x - 2 आ गया, यानी आप गुणनखंड सही कर रहे हैं। तो अब दोनों में से आपको 3x - 2 को कॉमन लेना है। जब 3x - 2 को कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x और ये प्लस का 1 = 0। अब देखिए आप पहला गुणनखंड और दूसरे गुणनखंड दोनों का जो गुणनफल है वो 0 है। ऐसा तभी संभव है जब पहला गुणनखंड 0 हो या दूसरा गुणनखंड 0 हो। तो इसके लिए 3x - 2 0 होगा या तो 2x + 1 0 होगा।
अब इस -2 को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो a प्लस का 2 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू +2 या 2x इक्वल टू -1। इधर देखिए 3 से आप इधर डिवाइड करेंगे, 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो s की वैल्यू जो आएगी आपकी 2/3 या s की वैल्यू -1/2। तो इस तरीके से इस समीकरण में आपने गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार निकाले आते हैं ये सीखा। धन्यवाद।